नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेडियो एजाइल में। जैसा कि हमने यूपी पीसीएस के लिए पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसके लगभग हमने 5 टेस्ट आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आज ये हमारा 6वां टेस्ट है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ही कम है। करना है अपने को 150 क्वेश्चन, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान करना है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को गन्ने का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चावल की खेती सिंधु सभ्यता में की जाती थी। उसके बाद सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन। तो देखिए ये बात भी सही है। और लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को गन्ने का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल सही बात है। मांडा नामक सिंधु स्थल महाराष्ट्र में स्थित। देखिए मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, जो कि उत्तरतम स्थल था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। और दयामाबाद जो कि महाराष्ट्र में आता है, दयामाबाद, तो ये दक्षिणतम विस्तार था। तो यहाँ पे देखिए ये कथन क्या हो जाएगा अपना गलत। तो राइट आंसर क्या है? डी। उसके बाद देखते हैं प्राचीन भारत की प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म गलत है। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल। पूर्व मीमांसा के वादरायण और वैशेषिक के कणाद या उलूक, योग के पतंजलि। तो देखिए पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं ये यहाँ पे जैमिनी है, जबकि बादरायण उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका गलत सुमेलित में? पूर्व मीमांसा। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में धंगदेव चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। शैव धर्म के पशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश माना जाता है। कंबोज नामक महाजनपद एकमात्र महाजनपद था जो कि भारत के बाहर अफगानिस्तान के कांधार में स्थित था। उसके बाद अस्मक नामक महाजनपद दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे आप जरूर याद रखिए। कंबोज नामक महाजनपद, तो देखिए कंबोज नामक महाजनपद ये कश्मीर के राजौरी व पाकिस्तान के हजारा जिले। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन ये हो सकता है हजारा से, क्योंकि हजारा कम्युनिटी मोस्टली ये अफगानिस्तान के एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो हजारा से कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ये कंबोज ये राजौरी, पाकिस्तान के राजौरी और कश्मीर के राजौरी और पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित था, ना कि ये अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में जो स्थित महाजनपद है वो था क्या? गांधार, जिसका कुछ भाग पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में भी आता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? सी, मतलब गलत कथन की पहचान करना है तो सी यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा वाकटक शासक 4 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के कारण प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखिए सातवाहन के पतन से लेकर चालुक्यों के उदय तक ढक्कन में सबसे शक्तिशाली व प्रमुख राजवंश कौन था? वाकटक। और इसमें विंध्य शक्ति प्रथम ये क्या थे? वाकटक राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है। लेकिन वाकटों का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा माना गया वो माना गया है किसी? प्रवरसेन प्रथम को, जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उनका चुनाव कीजिए, उसके बाद नीचे दिए कूट में सही उत्तर दीजिए। तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। अनंत वर्मा गंगवंश के द्वारा बनवाया गया। सूर्य मंदिर कोणार्क नरसिंह देव गंगवंश। कैलाश मंदिर एलोरा कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट। मार्तंड मंदिर कश्मीर ये किसके द्वारा? ललित आदित्य। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ना कि कृष्ण द्वितीय के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद
ये हमारा जैसे कि थर्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात 1 2 3 ये अपने राइट है। तो देखिए 3 अगर अपना रॉन्ग हो रहा है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सी में भी 3 है, तो कौन सा हो जाएगा अपना 1 2 4, तो बी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो याज्ञवल्क्य ने संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत में मिताक्षरा प्रतिपादन करते हुए कहा था कि पिता के जीवन में ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार दे देना चाहिए। याज्ञवल्क्य से भिन्न मत प्रकट करते हुए जीमूतवाहन में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि दैभाग ने ग्रंथ पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। मिताक्षरा व दैभाग में स्त्री को मृत पति की संपत्ति का पूर्ण उत्तराधिकारी घोषित किया गया। नारद और पराशर स्मृति ने विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति कदापि नहीं दी। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे गलत कथन अपने को पहचानना है, ठीक है। तो ये हमारा राइट है, राइट स्टेट, ये भी हमारा सही है। और मिताक्षरा और दैभाग में स्त्री को मृत पति की संपत्ति का पूर्ण अधिकार, ये भी अपना सही है। तो यहाँ पे नारद और पराशर स्मृति में कुछ दशाओं में विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी है, इसलिए कथन डी। तो यहाँ पे इसने जैसे पूरी तरह से इसको क्या बोला है कि नहीं दी, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यहाँ पे पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी, तो इसलिए हमारा गलत कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे नारद और पराशर स्मृति। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा साक्ष्य सती प्रथा का वर्णन नहीं है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख बहुत ही ज्यादा फेमस है, कथा सारित सागर और मिताक्षरा राज तरंगिणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी मिताक्षरा। भारत में सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो गुप्त काल के भानुगुप्त के एरन अभिलेख। इसके पश्चात कल्हड़कृत राज तरंगिणी और उसके बाद सोमेंद्र की कथा सरिस सागर में सती प्रथा का वर्णन मिलता है, बल्कि मिताक्षरा में सती प्रथा का वर्णन नहीं मिलता। ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का संस्थापक किस राजा को माना जाता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का संस्थापक माना जाता है किसी अनंगपाल तोमर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी नंबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाने वाली वाग्देवी की प्रतिमा को किस राजा ने प्रतिष्ठापित करवाया था। तो वाग्देवी ज्ञान की देवी मां सरस्वती का ही एक अन्य नाम है और ज्ञानपीठ पुरस्कार में यही प्रतिमा पुरस्कार के रूप में दी जाती। तो वाग्देवी की जो प्रतिमा है इसे करवाया था किसने, भोज परमार वंश, भोज राजा भोज, जो कि धार जिले मध्य प्रदेश के धार जिले से संबंधित थे और ये परमार वंश के थे। तो इनके द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाने वाली वाग्देवी की प्रतिमा को क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था, प्रतिष्ठापित किया गया था। सल्तनत कालीन किस राजा ने नगरकोट पर आक्रमण के समय प्राप्त हुए 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी पद में अनुवाद कराया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना कौन सा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया और यहाँ पर लगभग 300 से ज्यादा संस्कृत पुस्तकें और ज्वालामुखी मंदिर में जो कि रखी हुई थी। फिरोज तुगलक इसको अपने राज्य लेकर आया और अजाउद्दीन खानी नामक राजकवि द्वारा इसका अनुवाद फारसी पद में करवाया गया था। अनुवाद के बाद इन पुस्तकों को दलाइले फिरोज शाही नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं ध्रुपद राग का जन्म किस राजा के यहाँ हुआ। तो ध्रुपद राग का जन्म किसके यहाँ होता है, राजा मान सिंह। ध्रुपद गाय कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलता है कि ग्वालियर का जो राजा मान सिंह संगीत का बड़ा ही शौकीन था और उन्हीं के संरक्षण में मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना हुई, ध्रुपद का सृजन हुआ। बाद में ब्रज के स्वामी हरिदास ने ध्रुपद राग को बहुत ज्यादा प्रचलित किया।
आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी मुगलकालीन इमारत अपनी स्थिति के अनुसार गलत सुमेलित है? तो रजिया बीबी का मकबरा दौलताबाद में है। उसके बाद लाहौर दरवाजा दिल्ली, पंचमहल फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। पंचमहल फतेहपुर सीकरी गलत सुमेलित हमें देखना है यहाँ पे। तो लाहौरी दरवाजा दिल्ली। रजिया बीबी का जो मकबरा है ये औरंगाबाद में है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता सन्यासी विद्रोह से संबंधित नहीं थी? तो इसका जो प्रमुख कारण था तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध। इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचित आनंद मठ में किया गया है। इसमें महिलाओं की भूमिका नगण्य थी और सन्यासियों ने, जो कि ज्यादातर शंकराचार्य के अनुयायी थे, और हिंदू नागा सशस्त्र सन्यासी ने मिलकर अंग्रेज कोठियों पर धावा बोला और खजाने को लूटा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सी। इनमें महिलाओं की भूमिका इसमें क्या किया गया, कहा गया कि नगण्य थी। लेकिन ये सन्यासी विद्रोह में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया था। तो ये आपको देखिए सन्यासी विद्रोह ये काफी ज्यादा जो किसान और सन्यासी विद्रोह, किसान विद्रोह हो गए, मजदूर विद्रोह हो गए, तो ये सारे जो नेशनल मूवमेंट थे जो कि चलाए गए थे ये 19वीं और 18वीं शताब्दी में। तो इनसे एक न एक क्वेश्चन हर साल लगभग देखा जाता है, और ये सिर्फ यूपीपीसीएस में नहीं, आपको यूपीएससी में भी मिल जाएगा, एमपीपीएससी वगैरह में भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये सारे मिल जाते हैं। तो एक बार आप किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, इन सारे आंदोलन को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? हमारे हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है, जिसमें जागीर या इसका महाल शब्द से जो तात्पर्य है वो है किससे? जागीर या गांव से। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की मां मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। उन्होंने 1902 में भारत छोड़कर यूरोप तथा अमेरिका के देशों में भारत की स्वतंत्रता का प्रचार कराया था, अर्थात स्वतंत्रता के लिए उन्होंने वहां पे लोगों को जागरूक किया था। इन्होंने जनसेवा में वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन भी किया था। आगे देखते हैं, फ्रेजर आयोग का संबंध निम्न में से किससे था? तो फ्रेजर आयोग का संबंध लॉर्ड कर्जन के समय, इसे 1902 में लाया गया था, 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय, और ये किससे? पुलिस सुधार से संबंधित था, पुलिस प्रशासन, फ्रेजर आयोग। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से समाचार पत्रों हिंदी प्रदीप, केसरी, कॉमनवेल्थ, सुधारक और इंडिपेंडेंस के संपादकों के नामों का सही क्रम आपको यहाँ पे इनका सही क्रम बताना है। तो देखिए केसरी, ये आपको याद होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक जी। तो केसरी अपना कहाँ पे आता है? ये सेकंड नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे। यहाँ पे सेकंड पे कौन सा है? एनिमेशन। इसके बाद यहाँ पे कैटलिंग। तो अब बी और डी ये तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद बचता है कौन? ए और सी। तो अब ए और सी में देखना है। कॉमनवेल्थ ये बहुत ही फेमस है समाचार पत्र है। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट जी के द्वारा। एनी बेसेंट। तो यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है? महात्मा गांधी। तो आप एनी बेसेंट, उसके बाद आपको आगे का गेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ये आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड नंबर पे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो यहाँ पे देखिए अगर दो, केसरी जो कि बहुत ही फेमस है, कॉमनवेल्थ बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये दोनों भी अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप यहाँ पे इजीली गेस कर जाओगे कि सी इसका राइट आंसर हो गया। जैसे कि हिंदी प्रदीप हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो, तो इस प्रकार से आप इसे गेस कर सकते हैं। और ये यही गेसिंग जो टेक्निक है आपको हमेशा यूज करते रहना है। जहां पे भी कंफ्यूजन होता है माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और देखिए आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं वहां पर कि आप उसे इजीली गेस कर सकते हो, कुछ एलिमिनेट कर सकते हो उसमें। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन आंसर तक आप पहुंच सकते हो। तो ऐसी गेसिंग टेक्निक आपको
लगातार यूज करते रहना है। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पूना समझौता, उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, देन क्या है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता। तो यहां पर देखिए गांधी इरविन समझौता ये आपको याद होना चाहिए कब हुआ था, लगभग 1931 के आसपास होता है, ठीक है। और गांधी इरविन समझौते के बाद ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौता और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो पहले कौन सा आएगा यहाँ पे लास्ट में, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह ये लगभग स्टार्ट हुआ था कब, 1940 से स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह करना। और सेकंड था अपना खेड़ा सत्याग्रह, नहीं खेड़ा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन अपना 1932 में स्टार्ट हुआ, पूना समझौता, हाँ यहाँ पे कौन सा है, पूना समझौता, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब किया गया था, 1932। पूना पैक्ट कब, 1932। गांधी इरविन पैक्ट 1931। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। तो सबसे लास्ट में अपना कौन सा आ रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो सेकंड नंबर अपना कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। तो सी और डी ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब इसके बाद देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके पहले कौन सा आ रहा है अपना, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। क्योंकि जो गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट, इसके बाद ही क्या होता है यहाँ पे अपना पूना समझौता और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए 4 नंबर गांधी इरविन पैक्ट, इसको सबसे आगे रखना पड़ेगा। तो सबसे आगे क्या हो गया अपना, गांधी इरविन पैक्ट। अगर आप इसे भी गेस कर पाए तो आप इजीली यहाँ पे ए नंबर को क्लियर, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ए नंबर ही इसका राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि तीसरा यहाँ पे तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही हुआ, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 3 और 4 ये अपना गलत हो गया, 3 और 4 इसमें भी अगर आपने सिर्फ इसे बस गेस कर लिया, तीसरा गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन पैक्ट, अगर ये आपका क्लियर हो गया तो जाहिर सी बात है ये बी सी और डी ये दोनों ये तीनों आपस में एलिमिनेट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी 3 के बाद 4 है, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं, निम्न सत्याग्रह को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें बरसात सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था बिहार के चंपारण का, ये 1917 के आसपास स्टार्ट होता है। और खेड़ा सत्याग्रह 1918। उसके बाद क्या होता है कि बरसात का सत्याग्रह 1923 से 24 के आसपास और बरदौली सत्याग्रह 1928 में, जिसमें कि अपने 1928 में बरदौली सत्याग्रह, जिसमें किस सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे सामने आती। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा क्या, बी। आगे देखते हैं, वेद मंदिर प्रिंसेप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तकों का प्रकाशन किसने किया है। तो इसका जो प्रकाशन किया गया है ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेश में स्थित क्रांतिकारी संगठनों के संस्थापकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग राजा महेंद्र प्रताप, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग द्वारकानाथ दास, इंडियन होम रूल सोसाइटी दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना देखिए ये करी गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में, कहाँ पे, इंग्लैंड में की थी। तो यहाँ पे हमारा जो रॉन्ग आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी। आगे देखते हैं,
असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक सफल कार्यक्रम क्या था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो सर्वाधिक सफल कार्यक्रम था वो विदेशी कपड़ों का क्या बहिष्कार। उसके बाद देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड की सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने में भारतीय जो कि असफल रहे, ऐसा इंग्लैंड की सरकार के द्वारा कहा जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार ही कानून बनाकर इस समस्या का समाधान करेगी। इस घोषणा के अनुरूप 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड थे उस टाइम पे ने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने इतना भी गेस कर लिया कि सांप्रदायिक पंचाट ये गोलमेज सम्मेलन के आसपास आया, तो उस टाइम पे मैकडोनाल्ड यही प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ही होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ये गेस कर गए कि सांप्रदायिक पंचाट ये गोलमेज सम्मेलन के आसपास का है, तो आप मैकडोनाल्ड इजीली गेस कर पाएंगे। यहाँ पे डिक्की बर्ड प्लान किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? तो इसे बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो स्वराज पार्टी से संबंधित नेता कौन से? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अपने स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और एनसी केलकर द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की क्या की गई थी? स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये लाया गया था इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, लगभग 1972 के आसपास ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है, जिसके बाद ये नेशनल पार्क्स वगैरह जो बनाए जाते हैं। सबसे पहला 1973 में कान्हा नेशनल पार्क शायद बनाया जाता है और सबसे पहला एक नेशनल पार्क होता है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया जाता है, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में लाया जाता है। उसके बाद देखते हैं धारणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे प्रतिपादित किया गया था सर्वप्रथम ब्रेट लैंड के द्वारा इसे सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो यूट्रिकुलेरिया, उसके बाद है नेपेंथिस और डायोनिया एवं ड्रोसेरा, ये किसके कीटभक्षी पौधे हैं। जबकि ओरोबैंकी, ये जो डी ऑप्शन है ओरोबैंकी, ये पूर्ण रूप से कैसा है? परजीवी पौधा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखते हैं पौधों में श्वसन दर किस तापमान पर सर्वाधिक होती है? तो पौधों में श्वसन दर ये होती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये सर्वाधिक मानी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं मृदा परिच्छेदिका का कौन सा संस्तर जल भंडार का कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो संस्तर बी है। आगे देखते हैं एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या होती है। तो एक संतुलित परिस्थिति में जीवों की संख्या क्या होती है? स्थिर। हर जितने भी अपने अलग अलग जीव हैं उनकी संख्या जब स्थिर हो जाती है तो एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है। तो ये इसमें क्या कहा जाएगा? अपना स्थिर होगी इनकी संख्या। तो लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं, लाइकेंस क्या अभिव्यक्त करते हैं? तो इनके द्वारा सहोपकारिता जिसे कि म्यूटुअलिज्म इसे हम इंग्लिश में म्यूटुअलिज्म कह सकते हैं, को अभिव्यक्त करते हैं। इस क्रिया में दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं एवं किसी को भी कोई हानि नहीं होती। पर्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपनी दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद देखते हैं खेजड़ा, रीठा, आंवला
एवं रोहिड़ा नामक वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनों में। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनों की थोड़ा सा विशेषता अगर देख लें तो यहाँ पे जो वर्षा होती है ये 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। और इन वृक्षों की छाल मोटी तथा पत्तियां कैसी होती हैं, कांटेदार होती हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखें इन वनों में बबूल हो गया, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, ये सारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं रेनडियर नामक जीव किस बायोम में पाया जाता है? तो रेनडियर नामक जीव ये पाया जाता है अपना कहाँ पे, टैगा बायोम में पाया जाता है, टैगा बायोम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत में जैव विविधता का द्वार उपमा किस क्षेत्र को प्रदान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्वोत्तर राज्य। अपने जो 7 सिस्टर्स वगैरह हैं और पश्चिम बंगाल, तो ये वाला जो अपना एरिया है यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। मैंग्रोव वंश वगैरह ये सारी चीजें जहाँ पे पाई जाएंगी तो वहाँ पे जैव विविधता क्या होता है, सबसे ज्यादा विकास होता है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य हमारे भारत के हैं, तो वहाँ पे जैव विविधता को द्वार की संज्ञा इसको दी जाती है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी होती है? तो अधिकतम मात्रा कितनी, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा एक प्रदूषक द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा ओजोन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों सेम रेंज पे आते हैं, अर्थात ये प्राइमरी वायु प्रदूषक माने जाते हैं और ओजोन को हम सेकेंडरी वायु प्रदूषक में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण परियोजना के आरंभ वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए जो सुमेलित नहीं है तो वो है कौन सा अपना सी, हंगुल परियोजना 1984, ये हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि जैसे कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत लगभग 1973 के आसपास होती है और हाथी संरक्षण ये 1992 के आसपास, लेकिन जो हंगुल परियोजना का शुभारंभ है ये 1970 में किया गया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद संस्थान एवं उनसे संबंधित स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में एक ही मात्र प्रबंधन संस्थान जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है वो भोपाल में। उसके बाद और इसकी स्थापना लगभग 1984 के आसपास, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के बाद या पहले 1984 के आसपास इसको किया जाता है, 1984 या 82। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीत निद्रा या शीत निष्क्रियता की स्थिति में जाने वाला प्राणी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, गौरैया। जो आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो छोटी सी चिड़िया होती है जो चू 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 करती है, तो वही गौरैया। तो ये शीत निद्रा में जाने वाला पक्षी या प्राणी नहीं है। आगे देखते हैं, सामान्यतः नदियों में जैविक ऑक्सीजन मांग BOD का स्तर होना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 मिलीग्राम पर लीटर। अगला देखते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या होती है। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो है अल्फा। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या होती है तो उस क्षेत्र की अल्फा विविधता, जैव विविधता मापन की विधियों में अल्फा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को कहते हैं। अगर बीटा विविधता की बात करें तो इसमें किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता की जब बात की जाती है तो बीटा विविधता। और गामा विविधता में क्या किया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध का ज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा किया होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नदी। संप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा किए जाने वाले अपर्दन कार्यों से होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मानकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन, ISO ये पर्यावरण प्रबंधन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है, तो ISO 26000 ये किससे संबंधित है? सामाजिक उत्तरदायित्वों से संबंधित है। और जोखिम प्रबंधन से संबंधित कौन सा है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था किसके द्वारा? डिजिटल भारतीय योजना की शुरुआत लगभग नहीं, इंडिया विजन 2020 ये SP गुप्ता समिति के द्वारा ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित योजनाओं के आरंभ वर्ष के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, डिजिटल भारत योजना 20 अगस्त 2017 और लास्ट में क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। तो इसमें देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? डिजिटल भारत योजना, जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 2014 से की गई थी। तो ये सुमेलित यहाँ पे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित योजनाओं के आरंभ वर्ष के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो डिजिटल भारत योजना ये कब? 2014 में स्टार्ट की गई थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त, यहाँ पे 2014 होना चाहिए। जोखिम पूंजी से तात्पर्य क्या है? तो जोखिम पूंजी से तात्पर्य उद्योगों को उपलब्ध करवाई गई अल्पकालीन पूंजी से है, नए उद्यमियों को उपलब्ध करवाई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी से है, या उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध करवाई गई निधियों से, या उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध करवाई गई विधियों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा क्या? बी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसे कहते हैं, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या है? डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, 2 और 3, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। जैसे कि आपको पता होगा पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। और लॉरेशिया में आते हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड, एशिया के कुछ भाग, ये किस में आते हैं? अपने लॉरेशिया में। और गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसमें दक्षिण अमेरिका का पार्ट आ गया, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, और भारतीय उपमहाद्वीप भी अपना गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा क्या? भाग नहीं था। तो 2 और 3 उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड ये किसके भाग है? अपने लॉरेंसिया के। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? माउंट ताल, क्राकाटोआ, सबनकाया, कोटोपैक्सी। तो यहाँ पे बताना अपने को सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि इक्वेडोर में है। कोटोपैक्सी जो कि इक्वेडोर में है, ना कि चिली में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या, ए यूरोप। इसमें मैदानी भाग का प्रतिशत संपूर्ण क्षेत्रफल से लगभग अधिक माना जाता है, सर्वाधिक माना जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया, पंचशील घाटी मिस, ओहो पंचशील घाटी ये सबसे ज्यादा फेमस है भाई साहब, इस समय चल भी रहा है। तो पंचशील घाटी कहाँ पे है भैया, अफगानिस्तान में है। तो इसे आप करंट से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि पंचशील घाटी कहाँ पे है अपना, अफगानिस्तान में। तो जाहिर सी बात है सेकंड, ये अपना क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। उपयुक्त में से सही सुमेलित नहीं है, यही हमें बताना है। तो देखिए दो, ये तो अपना सही सुमेलित ना हुआ, तो यहाँ पे दो, इसमें दो, तो यहाँ पे सी तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है सी, क्योंकि इसमें 1 और 3। अब उसके बाद अपने को क्या देखना है, टेलर घाटी। टेलर घाटी कहाँ पे है, कनाडा में। तो इसका जो देखिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 और 3। टेलर घाटी कहाँ पे, अंटार्कटिका में स्थित है। तो पंचशील घाटी कहाँ, अफगानिस्तान। टेलर घाटी कहाँ पे, अंटार्कटिका। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो लाओस गैम्बिया की राजधानी क्या है, गैम्बिया की बांजुल है। और लाओस ये वियतनाम, और यूक्रेन क्रीव, और लाटविया की रीगा। तो इसमें बताना है अपने को सही सुमेलित कौन सी है। तो सही सुमेलित यहाँ पे, सही सुमेलित की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो गैम्बिया है, जो कि बांजुल जिसकी राजधानी है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लाओस की बमाको दिया हो, बल्कि ये वियतियाने है। और यूक्रेन की हेलेंस्की दे रखी है, जो कि यहाँ पे क्रीव है। और लाटविया की क्या दे रखी है, अस्ताना, जो कि रीगा है। न्यू कैलिडोनिया क्षेत्र किस देश का अधीनस्थ क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी फ्रांस। ये लगभग ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा निकिल का भंडार सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है। तो ये किसके अधीन है, फ्रांस के। उसके बाद देखते हैं एरिजोना मरुस्थल किस देश में स्थित है। एरिजोना ये यूएसए में स्थित है। निम्नलिखित विचारों पर, कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहा जाता है। हिमालय में पूर्व भाग की तुलना में पश्चिम भाग में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो अपना तीसरा पॉइंट है, हिमालय में पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भागों में जैव विविधता अधिक है, ये तो सरासर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। तो तीसरा, 1 2 3, बी में भी कौन सा, ये थर्ड, सी में थर्ड, और डी में। तो ये जिसमें तो ये हमारा रॉन्ग होने वाला। तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा अपना, ए 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कुल्लू घाटी, जो कि इसमें बताया गया है शिवालिक हिमालय में स्थित है। तो कुल्लू घाटी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में स्थित जैसे मसूरी, रानीखेत, नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल हैं जो कि लघु हिमालय में स्थित है। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, कश्मीर घाटी बृहद, ये सही हो जाएगा। हिमाचल शिवालिक के बीच लंबोद घाटी को दून कहते हैं। दून द्वार आपने देखा ही होगा, उसमें देहरादून के आसपास। और हरिद्वार, नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदियों के बीच है। तो यहाँ पे देखिए असत्य कथन हो जाएगा कौन सा, कुल्लू घाटी, जिसे कि शिवालिक हिमालय में माना जाता है, लेकिन ये मध्य हिमालय में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत, तो यहाँ पे राइट आंसर ये इसका सी है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पूरी घाट में नहीं पाया जाता। तो अन्नामलाई, जवादी पहाड़ियाँ और कार्डमम पहाड़ियाँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा होगा, सी, 1 और 3। अन्नामलाई, कार्डमम ये तो फेमस ही है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। उसके बाद पूर्वी घाट की पहाड़ियों में बात करें तो जवादी पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ, शेवराय पहाड़ी, नल्ला मल्ला आदि। तो जवादी दूसरा, ये जहाँ पे होगा अपना क्या होगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो पूर्वी घाट में नहीं पाई जाने वाली में कौन सा आएगा अपना, राइट आंसर इसका 1 और 2, अन्नामलाई और कार्डमम।
राइट आंसर कौन सा हो गया अपना 1 और 3, क्योंकि जवादी पहाड़ी कौन सा अपना पूरी घाट में नहीं पाई जाती, पाई कौन सी जाती, जवादी पहाड़ी। 1 और 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भीमा कोयना किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो भीमा और कोयना ये सहायक नदियां हैं किसकी? कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदियों में इनकी गिनती आती है, जबकि तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि नदियां भी कृष्णा की अन्य सहायक नदियां। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। उनियम झील मेघालय, पाला झील मिजोरम, चपनाला झील उत्तराखंड, चोलामू झील सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? चपनाला झील, जो कि कहाँ पे है? असम में स्थित है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में शीत ऋतु के समय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा, जिसे कि उत्तर पूर्व मानसून के कारण भी होने वाली वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणी हो रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अत्यधिक सिंचाई से। और अत्यधिक सिंचाई के कारण होता क्या है कि कृषि योग्य भूमि लवणी हो जा रही है, क्योंकि होता क्या है कि कोशिका क्रिया में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण होता क्या है कि नमक ऊपर की ओर लगातार बढ़ता रहता है और मृदा की ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। तो जिसके कारण होता क्या है कि जो अपनी भूमि है वो अधिक ज़्यादा लवणी हो जाती है सिंचाई के कारण। आगे देखते हैं पापनासम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पापनासम जल विद्युत परियोजना ये स्थित है अपने इसमें ताम्रपर्णी नदी पर। आगे देखते हैं 67 का छोटा नागपुर को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी कहा जाता है। यह पेटी प्राचीन नीस तथा ग्रेनाइट शैली से संयुक्त है। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 1 और दोनों सही है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार सबसे ज़्यादा धातु खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार में। और यह पेटी प्राचीन नीच और ग्रेनाइट शैली से युक्त है। तो ये भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जो खनिज उत्पादन क्षेत्र कमानगुंडी, डल्लीराज हारा, नोवा मुंडी और बादाम पहाड़ियाँ। तो इसका देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? ए, कमानगुंडी। कमानगुंडी जो खनिज उत्पादन क्षेत्र है ये कहाँ पे होता है? पाया जाता है कर्नाटक में। बाकी सारे ये हमारे सही हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है। कंडला बंदर का पोताश्रय ज्वारी और मरमुगांव बंदर अरब सागर में स्थित है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा सत्य कथन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरमुगांव बंदर, जो कि जुआरी नदी के ज्वारनद मुख में स्थित है। तो बाकी सारे हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे। कंडला बंदरगाह पोताश्रय ज्वारी है और मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप, ये आपको पता है। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस जनजाति में ताड़ी नृत्य पाया जाता है? तो ताड़ी नृत्य ये संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संथाल। आगे देखते हैं 71 आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? फिशर और क्लार्क। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कथन 1 पूंजीवादी प्रणाली को बाजार प्रणाली कहा जाता है। कथन 2 क्या है? इस प्रणाली में साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में केंद्रित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों सही हैं। 73 आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जब अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता? बचत दर बढ़ जाती है, जीडीपी में कृषि के योगदान में कमी होती है, सेवा क्षेत्र के विकास दर में कमी आती है और विनिर्मित वस्तुओं के निर्माण में कमी आती है। तो देखिए यहाँ पे सेवा क्षेत्र की विकास दर में कमी, ये गलत कथन है। इसमें क्या होता है? इसमें वृद्धि होती है, तो परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 73 का? सी। सी इज द राइट आंसर। मौद्रिक आय से तात्पर्य,
मौद्रिक आय, ये चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चालू कीमत। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है, ठीक है। तो इन दोनों पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मौद्रिक आय चालू कीमतों पर, क्योंकि मुद्रा का चलन क्या होता है, लगातार बना होता है। और स्थिर कीमतों पर क्या होगा, राष्ट्रीय आय, क्योंकि एक ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। जीडीपी के अकॉर्डिंग इसको जीडीपी और जितनी जनसंख्या है इसका डिवीजन करके राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा 75 का, ये है बी, डिजिटल गांव योजना, जिसकी शुरुआत करी गई थी कब, 2016 से। सौभाग्य योजना 2017 से स्टार्ट की गई थी। राष्ट्रीय रोडबन मिशन योजना 2016, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1861 के भारत परिषद अधिनियम से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। प्रथम बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग। और परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संबंधित नहीं है। क्योंकि परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1992 के आसपास 1992 में ही दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। कथन ए बोलता है कि मुस्लिम लीग संविधान की प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुई, और कारण आर है कि लीग ने माउंटबेटन योजना अस्वीकार कर दिया था। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग संविधान की प्रथम बैठक में शामिल नहीं होती, ये तो कथन सही है। तो ए तो अपना राइट होने वाला है। और लीग ने माउंटबेटन योजना अस्वीकार कर दिया था। तो संविधान की देखिए पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को ही। और जो एक अलग देश की जो मांग उठती है वो 3 जून 1947 को घोषित माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन से संबंधित है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने तो इसे स्वीकार किया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया था। तो ये हमारा देखिए रॉन्ग हो जाएगा, कारण आर ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ए हमारा ऑटोमेटिकली राइट आंसर है। तो ए और आर गलत। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था किसे, जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद देखते हैं 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था कब, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में, 2002 में 86 संविधान संशोधन के द्वारा इसे दिया जाता है। 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधि का शासन की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारत में विधि का शासन की व्यवस्था करी गई है। और आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 ये आ जाते हैं, बल्कि मुक्त शिक्षा वाला ये आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। और राज्य की परिभाषा दी गई है, तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 36 डीपीएसपी की जब बात करते हैं तो उसमें, और 152, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा ये है उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं निम्न में से सुमेलित नहीं है। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान ये अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 54 और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो महाभियोग 61 बिल्कुल सही बात है। पद की योग्यता 58, यहाँ पे पुनर्निर्वाचन का जो प्रावधान है ये 57 में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को, जाहिर सी बात है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ये सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। आगे देखते हैं, भारत का न्यायवादी अपना पद धारण करता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका पद धारण होता है और ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। और अभिभाषण जब संसद का प्रथम सत्र, लोकसभा का प्रथम सत्र आरंभ होने वाला है, तो प्रत्येक वर्ष लगभग प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के समक्ष अभिभाषण, अभी इसका एक क्वेश्चन हाल ही में एमपीपीएससी में पूछा गया था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किस प्रकार की अभिव्यक्ति है, तो उसमें ये विवेकाधीन में आता है। ठीक है, तो विवेकाधीन, राष्ट्रपति के अभिवेक से वो अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं। तो धन विधेयक के संबंध में असत्य कथन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना कौन सा? डी, जिसमें कि इसे लोकसभा अध्यक्ष की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। और ये आर्टिकल जरूर एक बार आप याद कर लीजिएगा कि इसकी परिभाषा 110 में दी गई है। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये दोनों में से किसी भी सदन में किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं, राज्यपाल को शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम क्या करते हैं? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक विधान परिषद सदस्य बनने की योग्यता नहीं है, तो विधान परिषद सदस्य बनने की योग्यताओं में यहाँ पे शामिल नहीं 25 वर्ष की आयु, क्योंकि यहाँ पे 25 की जगह 30 वर्ष की आयु आवश्यक होती है। पीके थुंगन समिति का संबंध है, तो इसका संबंध है पंचायती राज से। 1988 में गठित पीके थुंगन समिति का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करना था और इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव भी दिया था। यहाँ पे देखिए, संवैधानिक दर्जा ये एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा भी ये सर्वप्रथम दिया जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव, तो एल.एम. सिंघवी आपको लगाना है। किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है क्या? सी, 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका प्रावधान है अपना किसमें? 126 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केंद्र राज्य विधायी संबंधों से संबंधित प्रावधान वर्णित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 245 से 255, अनुच्छेद 245 से 255। ये केंद्र राज्य विधायी संबंधों से जुड़े प्रावधान है, जो कि संविधान के पार्ट 9 भाग 9 में इनका विस्तार में इनको वर्णित किया गया है। आगे देखते हैं, जौनपुर नगर स्थित है, तो जौनपुर नगर स्थित कहाँ पे है? ये स्थित है हमारा गोमती के तट पर, गोमती नदी के तट पर। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा, अच्छा ऐसे जौनपुर नगर स्थित कहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस में मेनली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अलग अलग आपको प्लेसेस के नाम दे दिया जाएगा और उनके नदी, मतलब कौन सी नदी के किनारे हैं। ये कभी कभी जैसे कुछ औद्योगिक नगर हैं जो कि मेनली नदियों के किनारे ही पाए जाते हैं, तो आपको उन पे फोकस कर लेना है। और जो मेन आपको जो फेमस शहर मिलेंगे उन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार जरूर से जरूर यूपीपीसीएस के द्वारा एक बार जरूर से जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा बिहार राज्य को स्पर्श नहीं करती, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 का, ये क्या हो जाएगा? गोरखपुर। गोरखपुर जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में है और ये जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता। देवा शरीफ मेला का आयोजन किया जाता है, तो इसका आयोजन मेरठ में, बाराबांकी में, बहराइच में या बांदा में, तो इसका जो राइट आंसर है ये मेरठ में नौ चंदी मेला और बाराबांकी में देव शरीफ मेला,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, बाराबाकी। और बहराइन की अगर बात कर लें तो यहाँ पे सैयद सलार मेला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और बांदा में कलिंजर मेला। अटाला मस्जिद स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पे, जौनपुर में, जो कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, तथा आगरा में ताजमहल, और उसके बाद मोती मस्जिद आदि भी यहीं पे आगरा में स्थित है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पे, भदोही। आगे देखते हैं फेड कप हार्ट पुरस्कार 2020 के विजेता कौन रहे हैं। तो इसके विजेता 2020 में रहे कौन, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा इनके विजेता रही। 30 अप्रैल 2020 को सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह पुरस्कार मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए दिया जाता है। किसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला अंपायर कौन है। तो इसमें का राइट आंसर है वो है जैकलीन विलियम्स। जमैका वेस्ट इंडीज की क्रिकेट अंपायर जैकलीन विलियम्स किसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाने वाली यह पहली महिला बनी है। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में आयोजित महिला आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट घोषित किया गया था। तो ये किया गया था किसको, यशस्वी जायसवाल को। 104 देखते हैं संप्रीति, आपको यहाँ पे सुमेलित है, तो संप्रीति भारत थाईलैंड ये युद्धाभ्यास है। अजय वॉरियर भारत फ्रांस, हैदर भारत म्यांमार, और एक्यूरेवियन भारत मंगोलिया। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, कौन सा, हैदर। ये भारत और म्यांमार के बीच में होने वाला है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति। अजय वॉरियर ये होता है भारत और इंग्लैंड के बीच में, और एक्यूरेवियन ये भारत और मंगोलिया के बीच में। सुमेलित नहीं है तो कार्टोसैट 3, रीसेट 2, BR1, जीसैट 30, जीसैट 31। तो इसमें आपको बताना है कि इसकी प्रक्षेपण तिथि में से कौन सा संबंधित नहीं है या सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जीसैट 31 फरवरी 2020। तो इसका 6 फरवरी 2019 को एरियन 5 से ये लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं सुमेलित नहीं है 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए 24 जनवरी ये अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी वाला। 24 जनवरी को मेनली शायद राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 107वां 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है किसे, वासुदेव मोही को। ये सिंधी लेखक हैं। आगे देखते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। टुलु द्राविड़ परिवार की भाषा है। टुलु भाषी का संकेतन कर्नाटक एवं केरल में है। हाल ही में इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठी है, और अभी तक 8वीं अनुसूची में 20 भाषाएं शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सत्य कथन अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अभी तक 8वीं अनुसूची में 20 भाषाएं शामिल है। देखिए इसमें 20 भाषाएं, ये जाहिर सी बात है कथन क्या है यहाँ पे गलत है, क्योंकि अभी तक 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाएं, इतनी तो मिनिमम शामिल हैं। ठीक है 22 भाषाएं इसमें शामिल है, तो 20 भाषाएं। तो ये चौथा तो अपने ये 4th नंबर ये तो गलत होने वाला है, तो सी गलत, डी गलत। उसके बाद बचता है क्या सा, केवल 2, 3 और 1, 2, 3। तो हाल ही में इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपने को सिर्फ देखना क्या है, टुलु द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो ये ये सत्य कथन है, क्योंकि टुलु द्रविड़ परिवार की ही भाषा है। तो राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं हाल ही में चर्चित समुदाय शरणार्थी विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना त्रिपुरा और मिजोरम। ब्रू समुदाय के लोग जो कि मिजोरम एवं त्रिपुरा में रहते हैं, वर्तमान में विवाद त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर था। ठीक है, ये भी हाल में भी चर्चा में रहा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस मंदिर में
कुंभाभिषेक समारोह को आयोजित करने की अनुमति हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी, बृहदेश्वर मंदिर। हाल ही में गोवा में निम्न में से किस वायरस के लक्षण मिले? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना कौन सा, जीका, इबोला, मंकी निपाह। इसमें से मंकी वायरस, गोवा में मंकी फीवर के कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और यह बीमारी सर्वप्रथम बंदरों में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद अफ्रीकी मूल नामीबिया के चीतों को लाने की अनुमति मिलने पर उन्हें किस वन्य जीव अभयारण्य में रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है अपना कौन सा, कूनो पालनपुर वन्य जीव अभयारण्य। अगला देखते हैं 113, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मियावाकी पद्धति में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र की रिक्त सरकारी भूमि, कार्यालय, आवासीय परिसर, स्कूल परिसर के बैकयार्ड को छोटे बागानों में बदलकर शहरी वनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। मियावाकी पद्धति की खोज जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक आकीरा मियावाकी ने की थी। तो इसमें अपने को सत्य कथन बताना है। तो इसमें देखिए केवल एक, मियावाकी पद्धति में शहरी और अर्ध शहरी, ये तो सत्य कथन हो गया, ठीक है। तो ये तो सही हो गया अपना। उसके बाद देखते हैं बी, मियावाकी पद्धति की खोज। तो आकीरा मियावाकी का संबंध यहाँ पे देखिए, इसने कहा कि जर्मन, लेकिन ये जर्मन ना हो कि कौन से हैं, ये जापान से संबंधित है, जापान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित एजेंसी द्वारा जारी बाल मृत्यु का स्तर एवं चलन रिपोर्ट 2019 के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अनुमानित नवजात शिशु मृत्यु के मामलों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। भारत की वर्ष 2017 की प्रतिवर्ष पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत नवजात शिशु की मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में 30 प्रति 1000। उसके बाद देखते हैं उपयोग में से अपने को बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो देखिए इसमें से दोनों कथन अपने सत्य हैं, क्योंकि 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार नवजात शिशु मृत्यु के मामले में उत्तर प्रदेश को शीर्ष पर रखा गया है और इसकी दर लगभग 30 प्रति 1000 है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 और 2 दोनों। महादाई नदी विवाद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो ये जाहिर सी बात है कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक के आसपास ये यहाँ से निकलती। तो देखिए यहाँ पे कर्नाटक किसमें है, गोवा में और आंध्र प्रदेश, गोवा और आंध्र प्रदेश। तो या तो सी आंसर राइट हो सकता है या तो डी, लेकिन इसका जो अपवाह है ये कर्नाटक में है, लेकिन इसके जल को लेकर गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में विवाद होता है, जिसके लिए महादाई नदी विवाद प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। तो आंध्र प्रदेश ये और तेलंगाना, तो इन दोनों कारण ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये हमारा सही सुमेलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2020 में अम्फान चक्रवात ने मुख्यतः पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई। अम्फान चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नामकरण किया गया था किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा, जिसका मीनिंग होता है आसमान, ठीक है। अभी तौकते, ताउते और यास साइक्लोन भी आए, तो आप उनको भी एक बार करंट से रिलेट करके एक बार उसे आप देख लीजिएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां अप्रैल 2020 के बाद कोविड-19 का कोई नया मामला नहीं आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है बी, गोवा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल 2017 में 7 करोड़ किसानों को कवर किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार आगामी 3 महीनों के दौरान वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को 1000 रुपये प्रदान करेगी। और तीसरा कथन है 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा के तहत मजदूरी में 80 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? 1 और 2, क्योंकि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई। तो ये 80 रुपए ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपना पहला हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया है। नामकरण इसका किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुग्रीव। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के देनपासर स्थित हिंदू धर्म स्टेट इंस्टीट्यूट को इंडोनेशिया का प्रथम हिंदू स्टेट यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। कोविड-19 मरीजों का इलाज करते समय यदि किसी स्वास्थ्यकर्मी के साथ दुर्घटना होती है तो उसे कितने रुपए का मुआवजा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अपना क्या सा 50 लाख। सेरोगेसी विधेयक 2020 के तथ्यों पर विचार कीजिए। केवल भारतीय दंपति ही सेरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें हमको असत्य कथन बताना है और विधेयक के अनुसार सेरोगेसी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का लिंग चयन नहीं किया जा सकता। यह विधेयक सेरोगेट मदर के लिए बीमा कवरेज सहित विभिन्न सुरक्षा उपायों का प्रावधानित करता है। उसके बाद देखते हैं, यह विधेयक इच्छुक भारतीय निसंतान विवाहित जोड़े में महिला की उम्र 18 से 50 और पुरुष की उम्र 20 से 55 को नैतिक परोपकारी सेरोगेसी की अनुमति दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है हमारा डी, क्योंकि इसमें देखिए जो यहाँ पे उम्र दी गई है, जाहिर सी बात है 18-50 और यहाँ पे 20-55। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो वैवाहिक उम्र डिसाइड करी गई है वो महिलाओं की 18, पुरुषों की 21। तो यहाँ पे आप इजीली गेस कर सकते हैं कि पुरुष की उम्र 21-55 यहाँ पे दी है, तो ये रॉन्ग हो सकता है। तो आप इस कथन को तो इस बेस पे आप रॉन्ग कर सकते हो। और बाकी इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो महिलाओं की उम्र 23 से 50 और पुरुष की उम्र 26 से 55, इसमें 26 से 55 को इसमें नैतिक उम्र के रूप में इसको अनुमति दी गई है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 नवंबर 2019 को भारत का नवीन राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया। भारत के नए राजनीतिक मानचित्र के अनुसार लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है ना तो 1 सही है ना तो 2। दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना क्या है, असत्य कथन। तो चूंकि दोनों कथन सत्य हैं तो यही कि ना तो 1 सही है ना तो 2, यही अपना असत्य कथन हो जाएगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से देकर करिएगा। देखते हैं 123 क्वेश्चन। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने निम्न में से किन स्थानों पर राजधानी बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, जिसमें से विधायी राजधानी अमरावती, कार्यकारी विशाखापट्टनम और न्यायिक राजधानी कुर्नूल। भारतीय रेलवे का प्रथम अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, भुवनेश्वर। अगला देखते हैं, उत्तर भारत में अटल आवासीय स्कूल कितने खोले जाएंगे? तो 15, 16, 17, 18। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 24 जनवरी 2020 को प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय स्कूल बनाने की आधारशिला रखी गई। 126 देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा संचारित या ट्रांसपोर्ट किया जाता है? फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यकृत या गुर्दे द्वारा डिऑक्सीफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ, पाचन क्रिया से पोषक तत्व, उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। किसी जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको सत्य कथन, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो ये अपने मृत जीव के समरूप होते हैं, ये एक समान जुड़वा क्लोन नहीं होते हैं और क्लोन लैंगिक विधि से उत्पन्न किए जाते हैं। तो देखिए क्लोन लैंगिक विधि से उत्पन्न किए जाते हैं, जाहिर सी बात ये गलत कथन होगा, तो ये अपना सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी निम्नलिखित में से किसके रूप में भी जानी जाती है? तो प्लाज्मा थेरेपी, इसे कॉन्वुलर प्लाज्मा थेरेपी या कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, कोविस्कुल प्लाज्मा थेरेपी या फंक्शनल प्लाज्मा थेरेपी, तो किस रूप में इसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि हम सीपीटी नाम से भी जानते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया गया था कि लगभग कोविड-19 का जो संभावित इलाज है वो इसी में है, प्लाज्मा थेरेपी, जिसे दिल्ली में सबसे सर्वप्रथम अपनाया गया था।
129 श्वेत रक्त भारत में सर्वप्रथम दिल्ली में से प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया गया था। श्वेत रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड सेल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2 भागों में, जिसमें कि ल्यूकोसाइट के WBC को ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है और इसे ग्रैन्युलोसाइट और एग्रानोसाइट के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सही है? तो प्लाज्मा थेरेपी में एक स्वस्थ हुए व्यक्ति के रक्त को उपयोग किया जाता है बीमार लोगों के इलाज के लिए, क्योंकि यह एंटीबॉडी में समृद्ध है और कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा के रूप में मरीजों के रक्त का तरल हिस्सा है। प्लाज्मा थेरेपी के पीछे का आइडिया यह है कि मरीज वायरस से लड़ने में कामयाब हुए, उनके द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी उन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगी जो गंभीर रूप से बीमार हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा, डी, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, कोरोना वायरस क्या है? यह वायरस का एक बड़ा परिवार होता है। यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ए और बी दोनों सही या केवल ए सही? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, ए और दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सही? तो सही है, एंजाइम एक प्रोटीन है। प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम सेलुलर चय अपचय प्रक्रियाओं में भाग लेता है, चय और अपचय प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, तो जाहिर सी बात है डी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अपने सही हैं। 133 देखते हैं, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से में मिलती है? तो सेरिबेलम या मेडुला या पोन्स या सेरिब्रम? तो इसका जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो है कौन सा, बी, मेडुला। मेडुला से रीढ़ की हड्डी निकलती। मेडुला विभिन्न अनैच्छिक कार्यों जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप आदि को नियंत्रित करता है। उसके बाद देखते हैं 134, पौधों का कौन सा रोग रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आलू का विल्ट। आलू के विल्ट को हम रिंग डिजीज के रूप में भी जानते हैं। 2 न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, अंतर्ग्रंथन। इसे सिनेप्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी कंकाल में क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है कौन सा अपना, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें खोपड़ी, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स और स्टर्नम ये तीनों इसमें शामिल होते हैं, चारों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना पकाने? तो इसमें जाहिर सी बात है बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। और आप इसमें टेफ्लॉन, बैकेलाइट आपने देखा होगा, कुकर का जो हैंडल होता है उसमें बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि खाना बनाने में चिपकाते नहीं है, तो बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। नायलॉन, इसका भी यूज किया जाता है। लेकिन टेफ्लॉन ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसका उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकते नहीं है। तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, 137 का टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में इनमें से किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है किसका, लेक्सॉन का उपयोग। मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताइए जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य की खोपड़ी में केवल एक ही हड्डी है जिसे हम मैंडिबल कहते हैं। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में सबसे आम कैंसर का नाम बताया जिससे पुरुषों की मृत्यु हो रही है। तो इसका देखिए राइट आंसर है फेफड़ों का कैंसर। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी, 4। क्योंकि जोड़ दो या अधिक हड्डियों के बीच या हड्डी और एक उपास्थि के बीच अभिव्यक्त जोड़ जो जनरली जोड़ होते हैं ये या तो 2 हड्डियों के बीच में हो सकते हैं या हड्डी और उपास्थि के बीच में हो सकते हैं। तो कुल 3 जोड़ हमारे शरीर में मौजूद हैं। एक होता है फिक्स्ड या अचल जोड़ जो थोड़ा कम हिलने वाला, या फिर कार्टिलाजीज जोड़ जो हर जगह हिलने वाला, या
वलियल जोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 142 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन निमोनिक्स के बारे में सही है। तो ये कुछ निमोनिक्स प्रणाली उन तकनीकों या रणनीति को जानबूझकर स्मरण शक्ति में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। स्मरण शक्ति में सुधार और सहायता के लिए सिस्टम का अध्ययन और विकास या किसी भी सीखने की तकनीक का एक उपकरण जो मानव स्मृति में सूचना प्रतिधारण या पुनर्प्राप्ति को सहायता देता है। निमोनिक एक कंप्यूटिंग फंक्शन निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है क्या, 1D। इसमें उपयोग सभी विकल्प क्या है, सही है। उसके बाद देखते हैं 143, निम्न में से कौन सा कथन डिमेंशिया रोग के बारे में सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिमेंशिया में मानसिक क्षमता में कमी आती है, बिल्कुल सही बात है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपना नाम भी भूल सकता है। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का एक कारण भी होता है। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। और कुछ अन्य जानकारी जान लेते हैं, जैसे डिमेंशिया जो बीमारी ये 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में जनरली ये पाई जाती है। और अल्जाइमर की जिसे अल्जाइमर की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है। और इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपना नाम भी भूल सकता है या नाम भूल जाता है। 144 क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, जब छाती और पेट को ढकने वाली एक पतली झिल्ली तेजी से गुना होना या वृद्धि करना शुरू करती है तो शरीर में किस प्रकार का कैंसर बनता है। तो इसमें जो कैंसर बनेगा ये मेसोथेलियोमा कैंसर का यहाँ पे निर्माण हो, मेसोथेलियोमा कैंसर यहाँ पे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन किरणों में मेसोन पाए जाते हैं। तो मेसोन पाए जाते हैं किसमें, लेजर किरणों में। 46 देखते हैं अपना, यूरेनियम में कौन सा आइसोटोप श्रृंखला की प्रतिक्रिया को बनाए रखने की क्षमता रखना है। तो यूरेनियम 235 आइसोटोप श्रृंखला की प्रतिक्रिया को बनाए रखने में सक्षम होता है। 147, यदि हम कहें कि बच्चे का IQ 100 है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र के बराबर है। अगर 100, ये जनरली इतना तो हर किसी का निकल आता है, जनरली ये 100 सभी का होता है। ठीक है, 100 से अगर ज़्यादा 120 के आसपास, 110 और 120 ये भारतीयों का IQ लगभग इतने के आसपास इसमें मापा जाता है। तो जैसे जैसे IQ का स्तर आपका बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है। निम्न में से कौन सी तरंगे आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग में ली जाती। तो इसमें उपयोग की जाती हैं कौन सी तरंगे, अपनी इंफ्रारेड तरंगे। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषण के तरीके से अपना आहार लेता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्लाज्मोडियम। आइसोटोप्स क्या है, वो तत्व जिनमें बराबर संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। तो देखिए, और सेकंड है वो तत्व जिनमें बराबर संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन प्रोटॉन विभिन्न। और वो तत्व जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वो तत्व जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो देखिए आइसोटोप्स का जो राइट आंसर है आइसोटोप्स, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, अलग। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक आप क्या करिए, इसको 1-2 बार रिवाइज करते जाइए, क्योंकि पेपर आपका जाहिर सी बात है 24 अक्टूबर को है, आपके पास बहुत ही कम टाइम है। तो जितने से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकेंगे टेस्ट की FLT लगाने की, तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट इसमें आगे जाके मिलने वाला है। और एक आप काम ये भी कर सकते हैं कि घर पे आप टेबल पे एक आप A4 शीट में लीजिए, जो जैसा आपको वहाँ पे ओमेर शीट में जैसे कि उसमें फिल करना पड़ता है, तो आप एक ओमेर शीट ले सकते हैं और उसे आप घर में बैठकर इस क्वेश्चन को, इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप घर में भी बैठ के, जो 2 घंटे का टाइम आपको एग्जाम हॉल में मिलता है, तो उसी टाइम प्रेशर में आप उसे एक बार लगाने का आप ट्राई करिए, जिससे कि आपको जो एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप गोला, अब आपको किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए उसका आंसर किसी दूसरे गोले में लगाना था, लेकिन आपने लगा दिया किसी दूसरे में,
तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, और कभी कभी आप क्वेश्चंस को पढ़ने में भी गलती करते हैं, जैसे वहाँ पे बोलेगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ये आपको कंफ्यूज करता है। आपने सत्य कथन के अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन को मार्क कर दिया और वहाँ पे पूछा क्या है, सत्य नहीं है। तो इस प्रकार की कुछ मिस्टेक्स होती हैं। तो जब आप घर में ही बैठकर इसे कई बार, लगभग 20 बार 30 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन गलतियों से, छोटी छोटी गलतियों से आप बच सकते हैं, और यही आपके सिलेक्शन के रेट को बढ़ा देती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।